आज की क्लास में हमें समझना है जो व्यंजन है उसका वर्गीकरण, या यूं कहो कि व्यंजन के भेद पढ़ने। ये आज का टॉपिक है। और जब भी ऐसा किताबों में लिखा हुआ आता है तो इसके दो आधार माने गए हैं। इंपॉर्टेंट है आज की जो क्लास है वो, और वर्ण विचार को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो वाली क्लास है। सर, ये प्रश्न आता है क्या कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पे होता है, या व्यंजन के भेद के आधार कितने हैं? नहीं। तो सर, ये दो आधार यूं आपने लिखा है वो, तो वो एक भाषा है व्यंजन को पूरा समझने की, उस व्यंजन को पूरी तरह से जानने की। तो इस कारण से जो है वो यहाँ पर हमने किताब की एक भाषा को यहाँ लिख दिया है कि उस व्यंजन को कैसे पढ़ा जाए। तो व्यंजन का वर्गीकरण जो है वो दो आधारों पर होता है। पहला जो आधार है आपका वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन पांच आधारों पर पूरे व्यंजनों को पढ़ा जाता है। और दूसरा पढ़ना हमें प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर जब आप इसे पढ़ोगे प्रयत्न विधि के आधार पर, तो इसमें आपको दो आधारों पर पढ़ना है। फिर इसके दो भेद हो जाएंगे। नंबर एक हो जाएगा श्वास में कंपन के आधार पर। श्वास में कंपन के आधार पर, जिसके अंतर्गत आपको दो भाग पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है अघोष, और दूसरा पढ़ना आपको सघोष। और ये लगभग आप सबको आता होगा मेरे ख्याल से, अघोष वर्ण कौन से हैं, सघोष वर्ण कौन से। नंबर एक पे तो हम क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान। दूसरे पे प्रयत्न विधि के आधार पर, उसमें श्वास में कंपन के आधार पर अघोष सघोष। अघोष को ही हम कठोर वर्ण कहते हैं। अगर परीक्षा में कठोर वर्ण कौन से ऐसा आ जाए तो भी अघोष ही करना है। और सघोष को हम इसका विलोम शब्द लिख दें, मृदु वर्ण या घोष वर्ण कहते हैं। ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, घोष वर्ण। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ भी है, क्योंकि कई बार ये आता है घोष वर्ण कौन से हैं, तो स्टूडेंट ये सोचने लग जाता है घोष क्या होता है, सघोष और अघोष होते हैं, दो होते हैं, तो ये घोष क्यों लिखा है? तो घोष का मतलब सघोष ही है, घोष का मतलब अघोष नहीं है। ये घोष के भेद नहीं है। और घोष का मतलब क्या होता है, तो जो ये गोले में लिखा, वो घोष का अर्थ है कंपन। ठीक है। दूसरा जो भेद है इसका वो है श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा यहाँ पर जो लिया है वो मात्रा ली है, तो दोनों में श्वास, यहाँ कंपन है, यहाँ मात्रा है। बस कंपन हो तो अघोष सघोष, और मात्रा हो तो अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण। बहुत पहले 2006 की लेक्चरर भर्ती परीक्षा में जब रिटर्न एग्जाम होता था, तब ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था। अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर बताइए। दोनों की परिभाषा लिखनी थी और एक एक एग्जाम्पल लिखना था। कोई खास ज्यादा अंतर नहीं था। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण को लेकर के प्रश्न आया हुआ है। अब आगे अपन एक एक को पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ पर उच्चारण स्थान। तो देखते हैं क्लास को। सरल है, आप सबको आता है, लेकिन क्लास अपने को पढ़नी है, इसलिए हम यहाँ पर वो पूरा डिटेल में देखेंगे। उच्चारण स्थान सभी वर्णों का होता है, स्वर का भी होता है, क्योंकि अपन ने स्वर के भेदों में पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। और एक पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। उच्चारण के आधार पर तो दो ही थे, ह्रस्व और दीर्घ। उच्चारण स्थान के आधार पर पूछता है तो वो 5 भेद है। इसलिए हम यहाँ पे दोनों वर्गीकरण समझेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है स्वर। स्वर के दो भेद हैं, आप अच्छे से जानते हो। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। हम ह्रस्व स्वर के कितने भेद है वो यहाँ लिख देते हैं, 4 भेद है। और दीर्घ स्वर के कितने भेद है, तो 3 भेद है। टोटल स्वर कितने हैं, तो 11 है। तो 4 और 3 7 हुए। 4 और कम पड़े तो उसको अपन थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं जिस जिस भाषा का प्रयोग करूँ उसे ध्यान से समझना और सुनना। दूसरा जो है वो व्यंजन है। ठीक है सर। व्यंजन में अपने को सबसे पहला पढ़ना है स्पर्श व्यंजन।
संख्या कितनी आप बहुत अच्छे से जानते हो, 25, 25 थे, क से लेके म तक, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, यर लव, अगर याद हो तो, कि बिल्कुल याद है तो इसकी संख्या हमने लिखी थी 4। और अंतिम था उष्म या संघर्षी व्यंजन, तो हम डायरेक्ट उष्म व्यंजन लिख देते हैं यहाँ, उसकी संख्या भी 4 थी। अगर हम यहाँ की बात करें 25 और 4 29 और 4 33, तो व्यंजन तो सर बराबर आ रहे हैं 33। व्यंजन को तो इस चार्ट में अपन पूरा पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्वरों में अपने को थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं अपन आगे क्या है इसका पूरा चार्ट। अगर अपन समझें तो उच्चारण स्थान जो है वो 5 है, 5 उच्चारण स्थान यहाँ पर लिख दो। सबसे पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, और पांचवा है ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन 5 भेदों को हमें यहाँ पर समझना है। अब देखो ये पांचों 5 शरीर में कहाँ पर हैं, कैसे हैं, वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। कैसे, जैसे लोग कहते हैं कि कंठ जो है वो सर सबसे पहले आ जाता है, ये अपन कंठ लिख रहे हैं, तो हाँ कह सकते हैं अपन कंठ सबसे पहले आता है। कहाँ सर, मुंह पहले आता है। मतलब अगर शरीर की अपन बनावट देखें तो ओष्ठ पहले दिखते हैं, हमें पहले ओष्ठ दिखता है। यूं नहीं है कि यहाँ से ऐसे नहीं जाना, नीचे से ऊपर आना है। मतलब हवा सबसे पहले या श्वास सबसे पहले कहाँ स्पर्श करती है, तो कंठ को। तालू का भाग मुंह में कहाँ पर है, तो हम जानते हैं कि ऊपर के दांतों के पीछे जो मसूड़ा, उसके पीछे जो फ्लैट भाग है वो हमारा तालू है। मूर्धा कौन सा है, तो ऊपर के दांतों के ऊपर मसूड़ा है, वो ट ठ ड ढ न, ये ट ठ ड ढ न बोलते हैं, वो हमारा मूर्धा है। दंत ऊपर के दांत त थ द ध न, और ओष्ठ प फ ब भ म, लास्ट में ही आता। मतलब इस टाइप का सर्पाकार, सर्प फन फैला के जैसे बैठा हो, उस तरीके के उच्चारण स्थान हमारे इसमें देखे जाते हैं। तो अपन देखते हैं अब आगे। अब क्या करना है सर, तो ये जो स्वर है 4 और 3, वो यहाँ आ जाने चाहिए। 25 यहाँ आ जाने चाहिए, 4 यहाँ आ जाने चाहिए, 4 यहाँ पर आ जाने चाहिए। करते हैं। कंठ में अगर आपको पूरी वर्णमाला याद है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो अ आ, छोटी, बड़ी, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और यहाँ पर आप कर दोगे ऋषि का री। दंत में आपको नील कर देना है। दंतोष्ठ है स्वर में, पर दंत नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि आपने लिखवाया सर वहां पर कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, आपने 5 लिखे, यहाँ तो यहाँ नील कर रहे हो, 1 2 3 और 4 ही तो है। नहीं 4 नहीं है, एक दंतोष्ठ पढ़ते हैं, इसमें दंत भी आता है और ओष्ठ भी आता है। ओ औ 2 वर्ण पढ़ेंगे अपन आगे, तो इसलिए दंत उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो उच्चारण स्थान 5 ही लिखते हैं, चाहे स्वर के पूछे चाहे व्यंजन के पूछे, आपको अलग नहीं करना। तो एक ये अपने को याद रखना है यहाँ पे कि अ आ इ ई, ये वाला गोला याद रख लो बस आप, ये वाला। ऐसा नहीं हो जाएगा अ आ इ ई फिर उ ऊ फिर ए ऐ ओ औ अम अह कहीं और लिखेंगे, क्रम से नहीं चलना है। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अ पहले फिर ई, ऊ लास्ट में, यहाँ ऋषि का री। अब आप देखो यहाँ पर आ गया अ, ई, उ और री, ये चारों 4 हो गए। आ, बड़ी और बड़ा ऊ तीनों दीर्घ हो गए, ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। ये क्रम याद होना चाहिए। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं याद है वो, अगर ये भी ऊपर नीचे हो गया तो आपके ये वर्ण सारे बिखर जाएंगे। सर इसके प्रश्न आते हैं क्या, तो मैंने बताया था आपको कि सेकंड ग्रेड में एक बार इसके 6 क्वेश्चन आए थे उच्चारण स्थान में, टोटल 5 तो इस 4 से आए, और बाकी के एक प्रश्न जो है वो दंतोष्ठ या कंठोष्ठ से आया था। तो सभी प्रश्न जो हैं वो इससे थे। यूं भी वर्ण विचार का कभी प्रश्न पूछना भी हो तो वो एक आध प्रश्न तो यहाँ से पूछ ही लेता है, इसलिए आप उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। कई बार अपन भ्रम में रहते हैं, आता है यार वर्ण विचार में तो क्या मैं कर लूंगा, उच्चारण स्थान तो मेरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप भूल जाओगे। जैसे कई बार मेरे से गलती हो जाती है यहाँ पर, अगर इसको रेगुलर मैं बनाता जाता हूँ, पढ़ता जाता हूँ, पढ़ाता जाता हूँ, तो मैं कर लूंगा, लेकिन कहीं अटक गया या गैप आ गया थोड़ा, तो फिर यूँ सोचना पड़ता है इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, क्या था। अभ्यास से ही व्यक्ति को याद रहता है, बाकी नहीं। अब अपन पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन। तो आपको पता है 5 वर्ग है, क च ट त प, तो पांचों को एक एक वर्ग दे दो। जैसे इसमें आप डायरेक्ट क वर्ग लिख सकते हो। देखो मैं क वर्ग लिख रहा हूँ, मतलब आपको क ख ग घ अंग, चाहो तो मैं पूरा ही लिख दूं, क ख ग घ अंग,
फिर दूसरे में च च च च इया। तीसरे में च थ च च ण। चौथे में च थ द द। और पांचवे में प फ ब भ और म। ये। अब पूछ ले, कंठ कौन सा है? तो अ आ क ख ग घ अंग। तालु कौन सा है? तो ई च छ ज ज ई। मुर्दा कौन सा है? तो री ट ठ ड ढ न। दंत कौन सा है? तो त थ द द न। ओष्ठ कौन सा है? तो उ प फ ब भ म। ये याद रखना पूरा पूरा। अब बात आती है अंतस्थ और ऊष्म की। यहाँ आप देख रहे हो संख्या 4 लिखी है। हाँ सर 4 लिखी है और उच्चारण स्थान 5 है। मतलब एक जगह खाली रहेगी, एक जगह यहाँ खाली रहेगी। तो करना कुछ नहीं है, पहले की पहली संख्या खाली कर दो और अंतिम की अंतिम संख्या खाली कर दो। पहले का पहला, अंतिम का अंतिम। मतलब पहला कहाँ सर? ये तो चौथे नंबर पे। हाँ चौथे नंबर पे है, आपको ध्यान रखना है ना। तो पहले का पहला, चौथे का चौथा, आपको याद रखना है। इसको नील। अब 4 बचे। अंतस्थ में कौन से 4 हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, य र ल और व। ये 4 हो गए। तो सर ऐसे ही चारों दे दे, ऊपर नीचे नहीं करना, कुछ कुछ ऊपर नीचे नहीं करना। जैसा लिखा है वैसा ही आप चारों 4 कर सकते हो। ठीक है। अब पुष्प व्यंजन कौन से हैं? तो श श स ह। अब ध्यान रखना, यूं नहीं कि यहां से शुरू कर दो। अगर य यहां से स्टार्ट किया है तो श यहां से स्टार्ट करना। श श स। और यह जगह नहीं है इसलिए ऊपर ह। आपको ऐसा लिखना है। अगर यहाँ पर आपने श श स ह कर दिया तो ये पूरा गलत हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, जहां से य शुरू किया वहां से श शुरू करेंगे। श श स, जगह नहीं है तो ऊपर ह। क्या किया हमने यहाँ पर? उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं। इसके उच्चारण स्थान पढ़ा रहे हो सर? व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर। इसको अपन बाद में देखेंगे। क्या पढ़ना उसमें? अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, है ना। इसको किताब में इस तरह से भी लिखा है, इसे और इसे। इसमें कुछ किताबों में ये लैंग्वेज है, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। और इसमें लिखा है प्राणत्व के आधार पर। अगर ऐसा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। घोषत्व के आधार पर कितने भेद हैं? 2 भेद, अघोष सघोष। घोष आ ही रहा है ना, और प्राणत्व में प्राण आ रहा है, तो अल्प प्राण, महाप्राण। ये लैंग्वेज आए, श्वास की मात्रा या कंपन आए तो भी ये भेद। अगर ये लैंग्वेज आए तो भी ये भेद। ये लाइन कभी नहीं आएगी प्रयत्न विधि के आधार पर। याद यही रखना है। इसमें से हमने आगे पढ़ना शुरू किया तो उच्चारण स्थान सबसे पहले ले लिया। सबसे पहले हमने क्या लिखा? स्वर। दूसरी ओर हमने क्या लिखा? व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। ऋस्व, दीर्घ। ऋस्व कितने होते हैं? 4। दीर्घ कितने होते हैं? 3। ठीक है। फिर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतस्थ कितने? 4। ऊष्म कितने? 4। अब हमने यहाँ क्रम से उच्चारण स्थान लिख दिए, कंठ, तालु, मुग्धा, दंत और ओष्ठ। अब आप बिना देखे, बिना सोचे डायरेक्ट लिख सकते हो। आ ई उ नहीं, ठेठ नीचे उ। फिर दंत को नील और उसके ऊपर ऋषि का री। ऐसा नहीं हो कि ये ऋषि का री यहाँ बीच में लिख दो, तो ना तो इसका रहेगा ना इसका रहेगा। ऋषि का री हम जानते हैं ऋस्व में है, तो हमें वहां पर लिखना है। तो अ ई उ और री, ये 4 हो गए। और आ ई और उ बड़ा उ तीनों दीर्घ हो गए। अब जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं 25 की, तो पांचों वर्ग एक एक को दे दो। ये क्रम से लिख दो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर 4 इसमें, 4 इसमें। हमारे पास उच्चारण स्थान टोटल 5 है। तो 5 है उच्चारण स्थान, तो यहाँ पहले को नील किया, यहाँ लास्ट को नील किया। अब जगह 4 यहाँ बची, 4 यहाँ बची। तो य र ल व। ऐसा नहीं हो कि यहाँ लास्ट वाले को नील करो, यहाँ फर्स्ट वाले, क्योंकि आपको फर्स्ट लास्ट याद रहा। तो याद रखना, पहले का पहला, अंतिम का अंतिम। फिर य र ल व लिखा। अब जब आपने य र ल व लिख दिया, तो जहां से य स्टार्ट किया वहां से श स्टार्ट करो। श श स, जगह नहीं है तो ऊपर ह। ये पूरा चार्ट हो गया। अब आपको एग्जाम में आता है कंठ वर्ण कौन से? अ आ क वर्ग और ह। तालु कौन से है? तो ये पूरे, य और श भी जोड़ना है। मूर्धा में र और श भी जोड़ना है, ल और स भी व। यहाँ बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं कई बार। कैसे सर? जैसे प्रश्न आ गया एग्जाम में, क्या आ गया? क वर्ण है, खाली तई। अब उसने ऑप्शन डाल दिए आपके सामने 4। अब वो लिख रहा है अघोष, अल्प प्राण,
तालव्य, वो ऐसे लिखेगा, एक एक शब्द से उठा लेगा। फिर यह लिख देता है कंठ, सघोष, अल्पप्राण। खाली क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ, पूछा उसने क को, फिर उसने लिख दिया सघोष, दंत्य, महाप्राण। फिर उसने लिख दिया कंठ, अघोष, अल्पप्राण, ऐसे। तो अब उस क को कहाँ कहाँ पर है वो आपको देखना पड़ेगा। उत्तर जो है वो आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बट सारे शब्द उच्चारण स्थान अल्पप्राण महाप्राण को लेकर चल रहे हैं, मतलब पूरा टॉपिक ही इसमें आ जाता है। पर पूछा उसने खाली एक। अब वो कई बार इस टाइप का प्रश्न भी पूछ ले, क्या पूछ ले, सभी वर्ग के प्रथम वर्ण होते हैं। नंबर एक, केवल अल्पप्राण, केवल अघोष। नंबर तीन, महाप्राण और सघोष। और नंबर चार, अल्पप्राण और सघोष, सॉरी अघोष, ये ऐसे। तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा। अब भाषा ही समझ में नहीं आए क्वेश्चन की, जबकि पढ़ रहे तब सरल लग रहा है और क्वेश्चन आता है तब अलग हो जाता है। बस इसी चीज को अप्रोच करना। अब होता क्या है, जैसे मैं हर क्लास के बाद पूरा जैसे हो जाने के बाद, एक टॉपिक हो जाने के बाद एमसीक्यू लेना चाह रहा हूँ, उसका रीजन ही है ताकि मेंटल एक्सरसाइज, और सच यही है, हम पढ़ना आसान है पर उसको पूरी तरह से यहाँ ला करके ना उसको कंफर्म करना, वो जब तक आप एमसीक्यू नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप करते रहे। अब इसी को उल्टा कर दो, क्या करना है, ये क्वेश्चन में आ जाए कंठ, अघोष और अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, तो वो ये डालेगा ऑप्शन में। इसको उल्टा कर दो, अल्पप्राण और सघोष में सम्मिलित होने वाले वर्ण कौन से, सभी वर्ग के प्रथम वर्ण, सभी वर्ग के द्वितीय वर्ण, सभी वर्ग के चतुर्थ वर्ण, इस तरह से डालेगा ये। तो भाषा कुछ भी हो सकती है, उत्तर जो आएगा वो यहीं से आएगा। अब ये बनाना आसान है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर उच्चारण स्थान तो याद है मेरे, मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो अल्प प्राण महाप्राण में भी ठीक है सर, अब आगे बढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। और अभी जो प्रश्न बताए उसका क्या करना, उस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। अब अपन समझते हैं यहाँ पे एक वर्ण स्पेशल है, यहाँ पे कौन सा, हाथी का ह। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ले जा करके समझे, क्या समझना है सर मुझे इसमें हाथी के ह में। ये जो हाथी का ह है उसको काकली ध्वनि कहते हैं, काकली, या उसको कंठ ध्वनि कहते, सॉरी काकल्य ध्वनि कहते हैं। काकल्य ध्वनि कहते हैं, काकली या काकल्य ध्वनि। सर काकली या काकल्य ध्वनि का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कंठ के थोड़ा नीचे के भाग से उच्चारित कंठ के थोड़ा नीचे के भाग से उच्चारित होती है, कंठ से तो उच्चारित है पर उसके थोड़ा सा नीचे। सर कैसे, प्रैक्टिकली नहीं लिखा है तो वहीं से होती है, ये मान के चलो। कंठ के थोड़ा नीचे के भाग से उच्चारित होती है वो ध्वनि काकल्य या काकली ध्वनि कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको काकली या काकल्य ध्वनि कहते हैं। सर इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण खाली हाथी का ह है, ठीक है। अब अपन जानते हैं हाथी के ह का उच्चारण हम विसर्ग के रूप में भी करते हैं, जैसे प्रातः ह, तो प्रातः ह में अपन क्या करते हैं, त के साथ विसर्ग लगाते हैं, पर उस विसर्ग का उच्चारण क्या है, ह। तो विसर्ग नहीं लिख के अपन शब्दों में ही लिख दें विसर्ग, और ये प्रश्न आया हुआ है ऑप्शन में, ये था विसर्ग शब्द, निम्नलिखित में से काकल्य में सम्मिलित होने वाला विकल्प कौन सा है, और उत्तर लिखा था विसर्ग। अब बच्चा याद करके जाता है ह। अब ह जिसका उच्चारण है, किसका उच्चारण, या तो इस डिजाइन का या उस डिजाइन के नाम का,
तो ये तीनों तीन काकलिया काकल्य है। काकलिया काकल्य का मतलब है कंठ के थोड़ा नीचे के भाग से उच्चारित। सर केवल ह ही है, केवल ह, ये पूरा तो नहीं करना है? नहीं, पूरा नहीं करना है। अब होता क्या है, जब भी हम पढ़ाते हैं अगर ये लैंग्वेज नहीं बोले कि केवल हाथी का है, तो बच्चा क्या कंफ्यूजन में आ जाता है, काकल्य ध्वनि कौन सी है, तो कंठ वाली सारी ध्वनियां काकल्य है। नहीं, कंठ में मात्र एक ध्वनि ह, वो काकल्य है। ह विसर्ग का उच्चारण है, इसलिए विसर्ग बना हुआ है, विसर्ग लिखा हुआ है, वो भी हमारा काकल्य कहलाएगा। सर काकल्य का संबंध किससे है, तो कंठ से। सर कौन सा भाग होता है, तो कंठ के थोड़ा नीचे से। बस ये आपको याद रखना है। अब ये पूरा होने के बाद तीन ध्वनियां और याद रखनी है आपको। तीन ध्वनियां कौन सी याद रखनी है? सबसे पहली याद करनी है आपको दंतोष्ठ। दूसरी याद करनी है कंठोष्ठ। है ना? एक मिनट। कंठोष्ठ याद करनी है, दंतोष्ठ याद करनी है, और एक याद करनी है आपको कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, ये तीन याद करनी है। ये तीनों तीन। दंतोष्ठ कौन सी है, कंठोष्ठ कौन सी है? कुछ गलतियां हो रही है देखो मेरे से, फिर आया उसी के लिए था। और कंठ तालव्य कौन सी ध्वनि है? कंठोष्ठ हो गई, और ये कंठ तालव्य। ये तीनों तीनों के क्वेश्चन आते हैं। अब अपन देखते हैं दंत और ओष्ठ। तो दंत में तो कुछ लिखा ही नहीं है सर, ओष्ठ में लिखा है। और इसमें आपको दो ध्वनियां याद करनी है, एक तो ये फ और एक ये व। व और फ। सुनना अब इसको ध्यान से, बहुत अच्छे से। अभी एक स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, 4-5 महीने पहले की बात है, और उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। और सबसे बड़ी गलती उस पेपर में इस क्वेश्चन को लेकर हुई थी, उसने एक ऑप्शन में व डाला और एक ऑप्शन में फ डाला, मतलब दोनों डाल दिए ऑप्शन में। अब दोनों डाल दिए तो सर फिर उत्तर कौन सा है, तो ये दोनों है। सर पर ये तो व और फ तो हम यहाँ लिख रहे हैं, व और फ, ये फ और ये व, ये तो ओष्ठ में लिख रहे हैं, दंतोष्ठ में क्यों लिख रहे हैं? सुनना ध्यान से। ये ओष्ठ की जितनी ध्वनियां हैं उसमें मात्र ये दो ध्वनियां व और फ, दोनों में ऊपर के दांत नीचे के होंठों को छूते हैं, मतलब जो अपना अधर है नीचे का, उसके अंदर के भाग में व फ। आप बोल के देख सकते हो, अगर मुंह सही है तो, मुंह सही है मतलब दांत वात सही पोजीशन में बने हैं तो। बहुत सौ के बाउंड्री के बाहर होते हैं तो उनके सारी ध्वनियां ही दंतोष्ठ हो जाती हैं, वो नहीं। व फ उच्चारण करके आप देख सकते हो। बाकी में प फ फ ब भ म, उसमें कहीं नहीं, खाली फ और व में दो जगह दंत का ओष्ठ पर स्पर्श होता है, इसलिए ये दंतोष्ठ। ठीक है। उसके बाद कंठोष्ठ और कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में ई करना है, और दंत कंठोष्ठ में आपको उ करना है। सर ये सॉरी ए आई और ओ औ करना है, आज थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। कंठ तालव्य में ए आई करना है, और यहाँ पर करना है ओ औ। अब देखना बोर्ड पे, इसको पहले समझो कंठ तालव्य को। कंठ में क्या है, अ। तालव्य में क्या है, ई। अपन संधि पढ़ते हैं तो अच्छे से पता है कि अ को ई के साथ मिलाते हैं तो ए बनता है, इसलिए कंठ तालव्य की संधि होकर के वो ए, तो ए का एक बृहद रूप आई हो गया। अब यहाँ लिखा कंठोस्थ, तो कंठ का अ है और ओष्ठ का उ है, दोनों मिलकर के क्या बना, ओ। तो यहाँ पर ओ औ हमने यहाँ लिख दिया। तो ये तीन ध्वनियां आपको अलग से याद रखनी है। दंतोष्ठ में व फ याद करना है, ये इसी की है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आप देख लो, क्या है सर इसका एक क्वेश्चन। जैसे प्रश्न आ गया कि दंतोष्ठ ध्वनि है, दंतोष्ठ ध्वनि है। अब उसने ऑप्शन डाले, ठीक है, और ऑप्शन में वो लिख रहा है उ प फ फ व, और उसके बाद लिख रहा है य र ल और व। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन था, ये व वाला, और उधर तो कुछ है ही नहीं स वाले में, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे उ और फ, ऐसे। अब उसने पूछा दंतोष्ठ ध्वनि खाली। अब अपन जानते हैं कि ये सारी की सारी ओष्ठ ध्वनियां हैं,
ये ओष्ठ ध्वनि है, लेकिन पूछा उसने दंतोष्ठ को, तो हम ये करेंगे, सभी नहीं होंगी। प्रश्न ऐसा ही है। कई बार ये ऊपर लिख देता है, जैसे व फ ध्वनि है, व फ ध्वनि है। अब ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर उसने लिख दिया यहाँ पे ओष्ठ, फिर यहाँ पर लिख दिया दंतोष्ठ, फिर यहाँ पर कुछ भी लिखे, यहाँ कुछ भी लिखे, अब अपन जानते हैं व फ ओष्ठ में भी और दंतोष्ठ में भी है, और ये क्वेश्चन तो डिलीट होना चाहिए, वो नहीं करेगा डिलीट। ये फिक्स है कि दंतोष्ठ ही इसका उत्तर होगा। अगर ये दोनों ध्वनियां पूछी हैं तो ओष्ठ नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रॉपर उच्चारण दंत और ओष्ठ से है। पर सर अपन लिख तो ओष्ठ में रहे, अगर ऐसा प्रश्न आता सर यही प्रश्न और दंतोष्ठ नहीं लिखा होता तो फिर आप ओष्ठ करो। प्रश्न वो किसके लिए पूछ रहा है वो याद रखना है। आप मेरी भाषा समझ रहे होंगे, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बैठे रहते हो कि सर ओष्ठ में है पूरी लाइन, दंतोष्ठ में लिखवाया था वो सही है आपने, लेकिन फिर हम सर दोनों में है तो क्या करते, तो मुझे यूं लगा ओष्ठ पहले आता है, मैंने ओष्ठ कर दिया सर। अरे भाई, अगर पूरी सामग्री पड़ी है आपके सामने और उसमें से अगर एक दो वर्ण कुछ और बन रहे हैं तो उसका उत्तर कुछ और वाला होगा, न कि वो मूल वाला। ओष्ठ में सारे वर्ण है जानते हैं, पर उसमें से दो वर्ण आपके जा रहे हैं दंतोष्ठ में, तो भले वो ओष्ठ ऑप्शन डाले, उत्तर दंतोष्ठ ही होगा। भाषा समझ में आ रही है आपको? थंब करके बता दें। ठीक है ना? चलो, अब समझो आप। तो हमने उच्चारण स्थान पूरे समझ लिए यहाँ पर हर तरह से। जो स्पेशल है वो ये वाला है, काकलिया काकली, और एक ये वाला ए ऐ ओ औ और व फ, ये तीनों याद रखना, ये नाम याद होने चाहिए, ये संयुक्त रूप से मिले हुए। एक ये वाला याद रखना है कि यहाँ चार हैं और हमारे पास पांच उच्चारण स्थान है, तो दो को हमें हटाना है, तो पहले में पहला हटाना है, दूसरे में दूसरा, फिर चारों एक साथ दे देने य र ल व, और य से जहाँ स्टार्ट, य को जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से श लिखना है, श श स, और जगह नहीं है इसलिए ऊपर ह, इसलिए ह का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और एक ये घोले वाला याद रखना, बाकी बहुत ईजी है इसमें। ठीक है ना? अब अपन देखते हैं अगला, और वो पढ़ना अपने को प्रयत्न विधि के आधार पर। अघोष सघोष वाला वो देख रहे हैं, प्रयत्न विधि के आधार पर। ठीक है सर, बताइए। इसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है श्वास में कंपन के आधार पर। ठीक है सर, इसमें पढ़ना आपको सबसे पहला अघोष ध्वनि, जिसको हम कठोर वर्ण भी कहते हैं। ये ब्रैकेट वाला याद रखना, आपको अघोष सघोष तो याद रह जाता है क्योंकि वो बार बार पढ़ा हुआ सुना हुआ किताबों में लिखा है। जब एग्जाम में दूसरा टोन आ जाता है निम्नलिखित में कौन सी एक कठोर ध्वनि नहीं है, तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं ये कठोर ध्वनि का प्रश्न कहाँ से आया। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं किया, वो मेमोरी में नहीं है, डिलीट हो चुका है, या एक बार ही देखा है। हाँ, अगर उसको कठोर कहते हैं, यूँ खाली एक हाँ भरी है, पर उसको फिक्स नहीं किया है। तो सर इसका कोई तरीका याद रखने का है ना? क्या करना है? उल्टा पढ़ो हमेशा, श्वास में कंपन के आधार पर कठोर वर्ण, इसको अघोष भी कहते हैं, ऐसा याद रखो। आप अघोष याद रखते हो तो कठोर वर्ण भूल जाते हो, जो याद रखना वो पहले बोलो, याद है पहले से वो बाद में लिखो। तरीका है भाई, सबको पढ़, सबका अपना पढ़ने का, आपका अपना होगा। दूसरा पढ़ना है सघोष, कठोर का उल्टा होता है कोमल, मृदु भी कह दो, या उसी को आप कह दो घोष वर्ण। ठीक है सर, कर लेंगे। अब नंबर दो पढ़ना है, वो पढ़ना है श्वास की मात्रा के आधार पर, इसकी मात्रा के आधार पर। ये पढ़ना है, यहाँ पर लिखा था हमने कंपन, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मात्रा। ठीक है, यहाँ पर दो भेद हमने लिखे थे, पहला लिखा था अल्प प्राण, और दूसरा हमने लिखा था महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। बस, अब इसकी परिभाषा याद रखनी है। आप अगर यहाँ चाहो तो देख सकते हो इन दोनों में और इन दोनों में, इसमें जो मूल वर्ण है वो घोष है। घोष का अर्थ होता है कंपन, ये इसका मीनिंग है।
यहाँ पर जो शब्द है वो दोनों में कॉमन है, वो प्राण है। प्राण का मतलब होता है श्वास। देखो कभी भी श्वास शब्द आए वर्णमाला में, मैं फिर याद दिला देता हूँ, तो हम जो ले रहे हैं वो नहीं है। पर फिर श्वास लो, फिर ओम की ध्वनि बोलो, वो वाली श्वास नहीं है। श्वास शब्द का अर्थ पर्यायवाची जो है वो प्राण है। अपने को ये याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखना है, श्वास का अर्थ है वायु। अंदर से जो हवा बाहर आ रही है उसको श्वास कहते हैं। और हम ले रहे हैं वो श्वास नहीं है, नहीं, हम जो बाहर की ओर फेंक रहे हैं वो श्वास है। तो हमें याद रखना ये कि आप इसको, चलो देखो अब आप लोग, है ना, ये चार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब अपन डेफिनेशन पे बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी परिभाषा क्या है। अघोष, यहाँ लिखा घोष, सघोष यहाँ लिखा घोष। अ का मतलब नहीं, घोष का मतलब कंपन नहीं हो। कहाँ पर कंपन नहीं हो, श्वास में। अच्छा सर, सघोष मतलब कंपन हो, हाँ हो, कहाँ हो, श्वास में। बढ़िया है सर यार, ये तो यहाँ पर लिखा है प्राण, यहाँ पर लिखा है प्राण। प्राण का मतलब है श्वास। कितनी श्वास, तो अल्प यानी कम श्वास। महाप्राण, अधिक श्वास, तो कम श्वास और अधिक श्वास हो। ठीक है, परिभाषा लिखो स्वर। तो हम परिभाषा में यूं लिखेंगे, वह ध्वनि जिसके उच्चारण के समय श्वास में कंपन नहीं हो। बस। तो सर इसमें डायरेक्ट ही लिख दो कि आप कंपन हो, हाँ लिख देते हैं ये। कहाँ पर, श्वास में। तो श्वास में कंपन नहीं हो और श्वास में कंपन हो, बस इतना ही याद रखना है। डिफरेंस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर श्वास कितनी कम, तो यहाँ डेफिनेशन क्या बनेगी, पूरी बनाएंगे तो वह ध्वनि इसके उच्चारण के समय कम श्वास का प्रयोग हो। तो सर यहाँ महा तो अधिक लिख दे, अधिक लिखने के बजाय आप ऐसा लिखना क्या, अपेक्षाकृत अधिक श्वास। अपेक्षाकृत अधिक श्वास, बस, एकदम सिंपल। श्वास में कंपन, श्वास की मात्रा। कंपन नहीं हो अघोष, कंपन हो सघोष। कम, अधिक, क्या, श्वास की मात्रा। हो जाएगा ठीक। अब सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से सुन। कई बार हम पूछते हैं कि प्रयत्न विधि के आधार पर बोलना भाई, क्या है भेद। तो सर एक तो श्वास में कंपन के आधार पर, तो उसके दो भेद, अघोष अघोष। ठीक है, फिर किसी को पूछते तू बता, तो सर श्वास की मात्रा के आधार पर सघोष अघोष। अब उसने क्रम बदल दिया, सघोष पहले बोल दिया अघोष बाद में, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्या सिस्टम बिगड़ जाएगा, परिभाषा तो याद हो जाएगी, यहाँ वाला तो काम हो जाएगा, लेकिन जब वर्ण डालने की बात आएगी कि अघोष ध्वनिया कौन कौन सी है, सघोष ध्वनिया कौन कौन सी है, अल्प प्राण ध्वनिया कौन कौन सी है, महाप्राण ध्वनिया कौन सी है, तब वो बैठा रहेगा। कैसे, देखो अब हम जो पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा, इन सबको हमें इसके अंतर्गत लेना है, वर्णों के अंतर्गत, उदाहरणों के अंतर्गत लेना। और हम जानते हैं कि वर्णमाला में जो वर्ण है वो टोटल 44 है। हाँ सर 44 है। तो वो 44 इन दोनों में बांटने और वही 44 इन दोनों में बांटने। यूं नहीं कि 11 11 चारों को दे दो, सर 11 इसके 11 इसके 11, नहीं नहीं नहीं, 44 इसमें 44 इसमें, सर 22 इसके 22 इसके, नहीं वो हम बना रहे हैं। 44 इन दोनों में, 44 इन दोनों में, कैसे करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, वर्णमाला में हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो स्वर पढ़े। तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11, 13 नहीं लिखनी है, नहीं, मूल है वही पढ़ना है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ा, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं सर, तो 25 है, तो 25 करने हैं, हाँ ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा अपन ने, अंतस्थ वर्ण या व्यंजन कह दो, जो कहो वो, कितने पढ़े, 4। और चौथा हमने क्या पढ़ा, उष्म व्यंजन। ठीक है सर, तो उसमें अपने कितने पढ़े, 4। तो ये सब मिला के हो जाते हैं 44। अब इसको हमें समझना है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं
स्पर्श व्यंजन को, टोटल 25। मतलब ये चारों चार इसमें भी बटेंगे, ये चारों चार इसमें भी बटेंगे। अब सूत्र सरल है, अगर आपको क्रम से याद है तो अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये क्रम याद रखो। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अगर ये क्रम याद है तो आपका काम आसान है। कैसे, समझो। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ स्पर्श व्यंजन आप पढ़ रहे हो तो हम 25 लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे क, ख, क, 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 फिर च, 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 फिर ट, ठ, ड, ढ, फिर लिख रहे हैं त, क, द, ध, फिर लिख रहे हैं प, प, ब, भ। तो सर पहले स्वर बांट लेते नहीं हो, नहीं, हम पहले व्यंजन पे काम कर रहे हैं, फिर क्रम से बढ़ेंगे। जैसे समझना, क्लास का जो एक डेकोरम होता है किसी टॉपिक को पढ़ने का, हम उस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। अब समझना, यहाँ पे ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। कुछ नहीं करना है, दो के बाद आपको एक लाइन कर देनी है, बस। दो के बाद एक लाइन करनी है, मतलब ये जो एक दो है वो आपका अल्पप्राण है, सॉरी अघोष है, और तीन चार पाँच जो है वो आपका सघोष है। मतलब सर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक दो, तो आप समझ जाना एक दो का मतलब है क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये सभी। और अगर मैं लिख दूँ तीन चार और पाँच, तो आप समझ जाना ग ग अंग, ज ज इ ड ड ढ, द ध न और ब भ म। ये 15 वर्ण है, वो ये 15 है, तीन नहीं है। बहुत से बच्चे यूँ सोचते हैं तीन चार पाँच, वाह, तो तीन चार पाँच मतलब पांचों वर्ग के तीन चार पाँच है, टोटल 15 है। और प्रत्येक वर्ग के दो दो वर्ण है, तो टोटल 10 है। तो अघोष में एक दो, अब सोचो अगर सघोष ऊपर लिख दिया आपने तो ये पूरी डिजाइन चेंज हो जाएगी, आपके जो एक दो है वो सघोष हो जाएंगे, गए काम से। अनार का अ पहले आता है तो अघोष। अब सीधा सा फंडा है, अघोष है तो एक दो, सघोष है तो तीन चार पाँच, बस सिंपल सी बात है। अब यही 25 इसमें ले लो। सर इसमें कैसे लेंगे, इसमें ऐसे लेना है, एक तीन पाँच, अल्प प्राण मतलब एक छोड़ के एक, एक तीन और पाँच, तो ये हो जाएगा आपका अल्प प्राण। और यहाँ पर बचा हुआ ले लो, कौन सा बचा हुआ ले सर, दो और चार, ये महाप्राण हो जाएगा, है ना, सिंपल सा है। एक तीन पाँच मतलब क च ट त प, घ झ ड द भ, अंग य न न म, ये हो गए अल्प प्राण। और महाप्राण में ख ग छ ज ठ ढ ध। अगर आपको ये संख्या याद रह जाती है तो सिंपल है। अब देखो आप बोर्ड पे देखे बगैर भी आप इसका उच्चारण कर सकते हो। जैसे 25 लिख दिए, हाँ सर लिख दिए, क से लेके म तक लिख दिए, हाँ लिख दिए, दो के बाद एक लाइन खींच दी, हाँ सर खींच दी। अब आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण, ये क्रम याद रखो, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण। अब एक दो अघोष, तीन चार पाँच सघोष, ठीक है सर। अब एक छोड़ के एक, एक तीन पाँच, वन आफ्टर वन अल्पप्राण और दो चार महाप्राण। सर ये दो चार ने, एक तीन पाँच नहीं है, फिर मैं क्या, तो ये चार्ट याद रखना ना, पेपर के पीछे बना दो, एक लाइन खींच दो, एक दो तीन चार पाँच लिख दो, और पास में लिख दो एक दो अघोष, तीन चार पाँच सघोष, एक तीन पाँच अल्पप्राण और दो चार महाप्राण। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से छोड़ छोड़ के बना दो, ध्यान रखना पहले को ही पहला लेना है, चाहे अघोष में लो या अल्पप्राण में। इसलिए अभी अपन ने जो ऑप्शन बनाए तो वो क वर्ण लिया था, तो क वर्ण अघोष में भी है, अल्पप्राण में भी है और कंठ में भी है। इसलिए अपना वो क्वेश्चन क्या हो गया था, ये वाला, अघोष में भी है क, अल्पप्राण में भी और कंठ में भी है, तो ये उत्तर हो गया था अपना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था सभी वर्ग के प्रथम वर्ण होते हैं, तो प्रथम वर्ण अल्पप्राण भी है, प्रथम वर्ण अघोष भी है, इसलिए अल्पप्राण और अघोष वाला उत्तर था वो सही था। केवल अल्पप्राण नहीं है, केवल अघोष नहीं है, अल्पप्राण और अघोष दोनों। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको हमने पूछा था, वो इस चार्ट के बेस पे था। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया, मतलब हमने इस 25 को तो समझ लिया। अभी अंतस्थ और ऊष्म में, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, य र ल व। ऊष्म वर्ण कौन से हैं, श श स ह। तो य र ल व कहाँ लिखना और श श स कहाँ लिखना वो आपको याद होना चाहिए। तो कैसे करेंगे अपन, यहाँ से पकड़ो इसको, यहाँ लिख दो सबसे पहले य र ल व, ठीक है सर। यहाँ लिख दो आप च च स प, ठीक है सर। यहाँ पे भी ऐसे कर दें य र ल व श श स ह, नहीं, यहाँ पे आपको करना है श ऊपर, श ऊपर, स ऊपर और ह नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है य र ल व और ह यहाँ आएगा एकमात्र। अब आप को इस तरीके से भी याद रख सकते हो, फर्स्ट में श श स, लास्ट में श श स,
और बीच वाले दोनों में यर लव, बीच वाले मतलब सघोष और अल्पप्राण में। या आप अभी मैंने किया वैसा कर सकते हो, यर लव, और जब इन दोनों की बात आए तो अपने को सेकंड नंबर से उठाना, अल्पप्राण महाप्राण से। यर लव शश सह, फिर शश स ह नहीं, यर लव हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और इसको याद रखने का एक सरल तरीका बताता हूँ। क्या? वो इसका है, किसका? स्वर का। स्वर कितने? 11। हम यहां पर लिखेंगे सभी स्वर, और यहां पर लिखेंगे सभी स्वर। अब आप यहाँ एक चीज देख सकते हो कॉमन, जहां पर हमने यर लव लिखा वहीं हम सभी स्वर लिख रहे हैं, यर लव लिखा वहीं सभी स्वर लिख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर एक साथ याद रख लो ये दोनों कहाँ पर हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो श श श ऊपर और नीचे ही बचेंगे। सर सभी स्वर मतलब वो 11 11 पूरे? हाँ। तो सभी स्वर सर अघोष है, सघोष है? हाँ। सभी स्वर अल्प प्राण है? हाँ। 11 11, हाँ 11 11। प्रश्न सेकंड ग्रेड में यही आया था, सभी स्वर कहलाते हैं, सभी स्वर कहलाते हैं। उसने अल्प प्राण नहीं लिखा, उसने ये लिखा था घोष। थर्ड ऑप्शन था उस पेपर में, बहुत पहले की भर्ती है, 13 या 15 वाली भर्ती होगी, उसमें आया था सेकंड ग्रेड में। सभी स्वर कहलाते हैं तो वो घोष कहलाते हैं, मेरे को घोष लिखता है, सिंपल सा फंडा है, तो वो हो जाता है। तो ये पूरे 44 वर्ण इसमें भी हो गए, 44 वर्ण इसमें कैसे हो गए सर 44 वर्ण? 1 2 3 4 5 मतलब पांचों वर्ग आ गए। हाँ आ गए। ये अंतस्थ आ गया, आ गया। ये ऊष्मा आ गया, आ गया। और सभी स्वर भी आ गए, आ गए। इसमें भी आप देख लो 1 2 3 4 5 आ गए, अंतस्थ आ गए, आ गए। ऊष्मा आ गए, आ गए। सभी स्वर भी आ गए, आ गए। तो इन चारों को हमने इसमें भी बांटा, इसमें भी बांटा। करने का तरीका सीधा सरल क्या है? सबसे पहले 25 का काम कर लो, उससे पहले एक काम और करो। क्या करना है वो क्रम याद रखो, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण। अब 1 2 3 4 5 अघोष सघोष में बांट दो। अब एक छोड़ के एक, 1 3 5 अल्पप्राण, 2 4 महाप्राण, उसमें डाल दो। हाँ सर डाल दिया। अब यर लव शश सह, अल्पप्राण से उठाओ यर लव शश स। यहाँ लास्ट है वो फर्स्ट में ले लो, शश स ह नहीं लिखना है, यर लव ह के साथ लिखना है। फिर जहां यर लव लिखा है वहां पे सभी स्वर डाल दो। तो सर वो दो जगह लिखा है, एक सघोष में लिखा है और एक अल्प प्राण में लिखा है, यर लव सभी स्वर, सभी स्वर। दैट्स ऑल, फिनिश। समझ में आया? करके बता सकते हैं ये चार्ट। प्रश्न यहाँ से आते हैं ना। तो आज हमने जो जो देखा उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? व्यंजनों का वर्गीकरण क्या, वो यहाँ लिख दिया खाली। जो पढ़ना था, उच्चारण स्थान पढ़ने थे, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण पढ़ने थे। फिर अपन ने ले लिया उच्चारण स्थान पूरा का पूरा, कहाँ से क्या होता है, काकल्य ध्वनि कौन सी है, काकली ध्वनि कौन सी है, उसकी परिभाषा क्या है, खाली ह कोई कहते हैं। पूरे वर्णों को बांटना कैसे वो समझा। फिर उसके बाद प्रश्नों को समझा हमने कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछे, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसको देखा। और फिर हम आ गए प्रयत्न विधि के आधार पर में, जहाँ श्वास में कंपन, श्वास की मात्रा, कंपन में अघोष सघोष अ, यहाँ पर भी अनार का अ पहले लेना है, यहाँ पर भी अनार का अ पहले लेना है, ऐसा करना है। अब जो है वो आगे की क्लास, अब जो पढ़ना है एक अलग टॉपिक, और उसका नाम है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण को हम स्टार्ट करते हैं, उसे आप ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पूरी तरह से समझ लिया, ठीक है? देखो अब आगे।